हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद, हर्ष एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी में वर्ण विचार भाग 2 या पाठ दूसरा हम पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे, उस दिन स्वर तक पढ़े थे और स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वरों का वर्गीकरण हमारा जो चैप्टर है स्वरों का वर्गीकरण। उस दिन स्वर की परिभाषा देखे थे, स्वर कौन कौन से हैं उससे संबंधित चीज़ें देखे थे। आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। वैसे स्वरों का वर्गीकरण कई माध्यम से किया गया है। पहला है उच्चारण या मात्रा या कालमान के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट या निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तीसरा है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। चौथा है मुखाकृति के आधार पर। पांचवा है मुख के खुलने के आधार पर और छठवां है उच्चारण काल के आधार पर। तो सबसे पहले हम स्वरों का वर्गीकरण जो पढ़ेंगे, सबसे पहला है हमारा उच्चारण में लगने वाले समय। उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा या काल मान के आधार पर। यही हमारी हेडिंग है। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा या काल मान के आधार पर स्वरों का सबसे पहला वर्गीकरण है। अर्थात स्वरों के उच्चारण में कहीं कहीं एक मात्रा का समय लगता है, कहीं कहीं दो मात्रा का समय लगता है, कहीं कहीं तीन मात्रा का समय लगता है। तो उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा या काल मान के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, दो भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? दो भागों में स्वरों का वर्गीकरण किया गया उच्चारण या मात्रा या कालमान के आधार पर। पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर या ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। पहला जो है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर है और दूसरा है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर है। दीर्घ स्वर या गुरु। कालमान के आधार पर कितने भाग हैं इसके, अगर कितने कहा जाए कितने भेद हैं, तो दो भेद हैं। उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा या कालमान के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया उच्चारण या मात्रा या कालमान के आधार पर दो है। पहला है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर है। ह्रस्व या लघु स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात कहा जाए एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, वे स्वर जिसके उच्चारण में कम या एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। वे स्वर जिसके उच्चारण में कम या एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ कहा जाए इसके अंतर्गत कौन कौन से अक्षर या वर्ण आएंगे? अ है, ई है, उ है और री है। यही चार चीज हैं जो ह्रस्व स्वर या लघु स्वर की श्रेणी में आते हैं। कभी कभी पूछा जाता है ह्रस्व स्वर नहीं है, तो चार याद रहेगा, जो इससे बाहर होगा वही नहीं है। इसलिए वे स्वर जिसके उच्चारण में कम या एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर या गुरु स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिसके उच्चारण में अधिक या दो मात्रा का समय लगता है। वे स्वर जिसके उच्चारण में अधिक या दो मात्रा का समय लगता है
उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। स्वरों की संख्या 11 थी, अ ई उ री, आ ई उ री ऋषि, ए आए ओ आओ, यही हम पढ़ेंगे। यही स्वरों की संख्या कितना है, 11 स्वर है। इसी के बारे में पढ़ेंगे। जब ह्रस्व स्वर या लघु स्वर की श्रेणी में अ ई उ और री आ गया तो जो बचा है वह किस में चला जाएगा, दीर्घ स्वर में। तो इसमें दीर्घ स्वर में क्या हो जाएगा, आ हो जाएगी, बड़ा ई हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा, ए आए ओ और औ, यह किसकी श्रेणी में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए, ह्रस्व या लघु स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिसके उच्चारण में कम या एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इसमें आएगा कौन, अ ई उ और री। इसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लग रहा है, मुख से भी कम हवा निकल रही है और कम समय भी लग रहा है। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं, वे स्वर जिसके उच्चारण में अधिक या दो मात्रा का समय लगता है, अर्थात कहा जाए लघु से अधिक समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन आएगा, आ आएगा, बड़ी आएगा, बड़ा हुआ आएगा, ए आए ओ औ आएगा। इसमें एक और आता है, टिप्पणी के रूप में लिख लीजिएगा, टिप्पणी के रूप में लिख लीजिएगा। कहीं कहीं आता है उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा या कालमाल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 है, ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। एक आता है प्लुत स्वर। यह जो प्लुत स्वर है यह हिंदी में नहीं है, यह संस्कृत में है। तो टिप्पणी के रूप में लिख लीजिएगा, प्लुत स्वर संस्कृत में होते हैं, प्लुत स्वर संस्कृत में होते हैं, प्लुत स्वर संस्कृत में होते हैं, हिंदी में नहीं। प्लुत स्वर संस्कृत में होते हैं, हिंदी में नहीं। प्लुत स्वर संस्कृत में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं, अर्थात जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। लिख लीजिए यही, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, या प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कहा जाए, जैसे प्लुत स्वर का प्रयोग किसी को पुकारने में, जैसे ओम कहा जाता है ना, देखिए ओम ऐसे ही लिखा जाता है, बीच में क्या किया गया, 3 का प्रयोग किया गया है कि नहीं। यह जो प्लुत स्वर है, ध्यान दीजिए, यह जो प्लुत स्वर है संस्कृत में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। लेकिन हमारी जो पुस्तकों में मिलता है ह्रस्व या लघु स्वर, पहला है दीर्घ या गुरु स्वर और एक मिलता है प्लुत स्वर। यह जो प्लुत स्वर है यह संस्कृत में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं, और जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, या फिर किसी को पुकारने में किया जाए, वहां पर हम क्या करते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग करते हैं। यह था स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहला था उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा या कालमान के आधार पर स्वरों के जो भेद हैं 2 हैं। पहला है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर है, वे स्वर जिसके उच्चारण में कम या एक मात्रा का समय लगता है उसे हम ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं, अ ई उ और री। और दीर्घ स्वर या गुरु स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिसके उच्चारण में अधिक या 2 मात्रा का समय लगता है, अर्थात कहा जाए एक मात्रा से अधिक, ह्रस्व से अधिक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब यह टिप्पणी के रूप में क्या लिखवाए हैं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर संस्कृत में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं, जिसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ठीक है। यह हो गया स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहला भाग उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा या कालमान के आधार पर। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लेकर लिख सकते हैं। अगला जो हमारा दूसरा भाग है, इसको मिटा रहे हैं हम, जो दूसरा भाग है उसको पढ़ेंगे। दूसरा भाग है हमारा
स्वरों के वर्गीकरण में हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। दूसरा भाग है, दूसरा जो भाग है रचना या बनावट या रचना या बनावट या संरचना, रचना या बनावट या संरचना या निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। रचना या संरचना या बनावट या निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का जो वर्गीकरण करेंगे इन्हीं 11 स्वरों में ये हमें पढ़ना है। तो रचना या बनावट या संरचना या निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है कितने भागों में किया गया? 2 भेद है, 2 भेद है। ग्राफ के माध्यम से हम देख ले रहे हैं। यह दूसरा, पहला है मूल स्वर। पहला क्या है? मूल स्वर है। दूसरा है संधि स्वर, दूसरा है संधि स्वर। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर है। पहला है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर है। मूल स्वर, ध्यान दीजिए, मूल स्वर को भी जड़ स्वर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जड़ स्वर भी कहा जाता है। और नैसर्गिक स्वर भी कहा जाता है। और अगला क्या है? इसको बीजाक्षर भी कहा जाता है। इसको बीजाक्षर कहा जाता है और इसको रूढ़ स्वर भी कहा जाता है। रूढ़ मतलब जिसका खंड न हो, इसको रूढ़ स्वर भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको जड़ स्वर कहा जाता है। मूल स्वर कहिए या जड़ स्वर कहिए, देखिए मूल स्वर कहेगा तो हम समझते हैं, लेकिन जड़ स्वर दे दे, नैसर्गिक स्वर दे दे, बीजाक्षर दे दे, बीजाक्षर दे दे और रूढ़ स्वर दे दे, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए इन नामों से भी इसको जानिए। और संधि स्वर को क्या कहा जाता है? कृत्रिम या बनावटी स्वर कहा जाता है। कृत्रिम या बनावटी स्वर भी कह सकते हैं। या संधि स्वर, संधि का मतलब होता है योग, जो मिलकर बना हुआ। कृत्रिम मतलब जो प्राकृतिक, कृत्रिम मतलब जो निर्मित किया गया होगा, किसी न किसी योग से बना होगा। संधि स्वर कहेंगे तो बनावटी स्वर भी होगा। तो इसलिए रचना या बनावट या संरचना, निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो 2 ही हैं, मूल स्वर और संधि स्वर है। मूल स्वर को जड़ स्वर, नैसर्गिक, बीजाक्षर और रूढ़ स्वर कहते हैं। ये कहाँ जाता है? क्या बना? ये मसाला मंगा कर रहा हूं। अरे ले आ बस, सीधे फट का चलिए इस बगल में बोलो। रचना काया सट गया ए काया जैसे। देखिए, रचना, बनावट या संरचना, निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं। मूल स्वर को जड़ स्वर भी कहा जाता है। नैसर्गिक स्वर, बीजाक्षर स्वर या रूढ़ स्वर कहते हैं। संधि स्वर को कृत्रिम या बनावटी स्वर भी कहा जाता है। तो देखिए, मूल स्वर की परिभाषा क्या होगी? वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, अर्थात किसी अन्य से निर्मित न हो। वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं हुआ। जिनका निर्माण अन्य किसी स्वर के योग से नहीं हुआ है। वे स्वर जो अपने आप में क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे, तभी तो स्वर कहे जाएंगे। तो मूल स्वर की बात कर रहे हैं। जड़ स्वर या नैसर्गिक स्वर, जड़ स्वर या नैसर्गिक या बीजाक्षर या रूढ़ स्वर कहते हैं। वे स्वर जो अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र हो, जिनका निर्माण अन्य किसी स्वर के योग से नहीं हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। तो मूल स्वर में कौन कौन आएंगे? आ होगा, ई होगा, ऊ होगा और क्या होगा? ऋषि होगा। अ, ई, ऊ और ऋषि। अ, ई, ऊ,
और री ही क्या कहे जाएंगे, हमारे मूल स्वर हैं। मूल स्वर वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र, अर्थात कहेंगे अ भी स्वतंत्र है, ई भी, उ भी, री भी, अर्थात ये मूल स्वर है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, अगर कहा जाए हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो 4 है। संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, एक आपका ली बढ़ जाएगा, बस 5 हो जाएंगे। तो मूल स्वर वे स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिनका निर्माण अन्य किसी स्वर के योग से नहीं हुआ है, उसे हम मूल स्वर कहते हैं। मूल स्वर में कौन कौन आएंगे, अ, ई, उ और री, यही 4 अक्षर आप याद रखिएगा। अब इसके बाद आ जाएंगे संधि स्वर या कृत्रिम या बनावटी स्वर। वे स्वर जो दो स्वरों की संधि या मेल से बने हैं। वे स्वर जो दो स्वरों की संधि या संधि में होता है मेल, संधि या मेल से बने हैं, मेल से बने हैं। इन 4 अक्षरों मूल स्वरों को छोड़ दिया जाए, बाकी जो भी अक्षर आएंगे वह किसी न किसी स्वर के योग से बने हैं। जैसे अ में अगर अ जोड़ देंगे, अ में अ अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई में और ई हम जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उ में उ जोड़ देंगे, उ में उ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा उ। आ में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आ में ए जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। आ में उ जोड़ देंगे तो उ का परिवर्तन किस में होता है, ओ में हो जाएगा। अ में ओ जोड़ देंगे तो परिवर्तन किस में हो जाएगा, औ में हो जाएगा। अर्थात कहा जाए औ किसके योग से बना है, अधन ओ से। ओ किसके योग से बना है, अधन उ का परिवर्तन ओ में, ई का परिवर्तन ए में, बाकी ए यहाँ दीर्घ हो गया है। अर्थात बताइए ए स्वर ऐसे हैं, अर्थात वे स्वर जो दो स्वरों की संधि या मेल से बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संधि स्वर या कृत्रिम स्वर या बनावटी स्वर है। अर्थात अ और अ मिल रहा है आ, ई और ई मिल रही है बड़ी, उ और उ मिल रहा है बड़ा उ। अ में ए जो अ प्लस ई अगर योग करेंगे, ई का ए में परिवर्तन, अ और ए का योग करेंगे अय हो जाएगा। अ में उ का परिवर्तन, उ का ओ में परिवर्तन, अ में ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जा रहा है, अ हो रहा है। अर्थात यही है संधि स्वर। अर्थात वे स्वर जो दो स्वरों की संधि के या मेल से बने हैं, उन्हें हम संधि स्वर या कृत्रिम या बनावटी स्वर कहते हैं। मूल स्वर पूछेगा तो सब बताएंगे, लेकिन जड़ स्वर पूछ दे, नैसर्गिक स्वर पूछ दे, बीजाक्षर स्वर पूछ दे, रूढ़ स्वर पूछ दे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ यह भी नाम जानते रहिए। संधि स्वर या कृत्रिम, कृत्रिम होता है जो निर्मित हो किसी न किसी चीजों से मिलकर, किसी किसी अक्षरों या वर्णों से मिलकर निर्मित हो। संधि स्वर या बनावटी स्वर कहते हैं, बनावटी मतलब होता है जो मिलकर बना हो। और वे स्वर जो दो स्वरों के संधि या मेल से बने होते हैं, उन्हें संधि स्वर या कृत्रिम या बनावटी स्वर कहते हैं। यह हो गया आपका मूल स्वर और संधि स्वर। क्या था, रचना या बनावट या संरचना, निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, या दूसरा भाग था। पहला था उच्चारण में लगने वाले समय या मात्रा या कालमान के आधार पर। अब हम आगे पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, हम तीसरे भाग को पढ़ेंगे। तीसरा जो है, क्योंकि स्वरों का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है, तो पहले भाग हम पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ चुके हैं और तीसरे को हम पढ़ेंगे। इसको मिटा रहे हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से, आप लोग लेकर लिख लीजिएगा। अगला हम पढ़ रहे हैं, अगला हमारा जो है स्वरों का वर्गीकरण। और एक चीज और यहीं पर भूल रहे हैं भाई, भूल जाएंगे अभी। देखिए क्या है, संधि स्वर। संधि स्वर के भी दो भेद हैं, संधि स्वर के भी दो भेद हैं, सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर। सबसे पहले हम यही मिटाकर संधि स्वर के भागों को पढ़ लेंगे। अर्थात यह संधि स्वर है, कौन सजातीय संधि स्वर है और कौन विजातीय संधि स्वर है, यही देख लें। क्या सजातीय संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर। संधि स्वर के भेद, ध्यान दीजिए, संधि स्वर के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। संधि स्वर के 2 भेद हैं, एक है सजातीय संधि स्वर और एक है विजातीय। एक है सजातीय संधि स्वर और दूसरा है, एक है सजातीय संधि स्वर, एक है सजातीय संधि स्वर और दूसरा है विजातीय संधि स्वर। विजातीय संधि
स्वर। सजाती मतलब क्या होता है? सजाती का मतलब होता है वे स्वर जो एक समान स्वरों के योग से मिलकर बने हैं। लिख लीजिए, वे स्वर जो एक समान स्वरों के योग से बने हैं। वे स्वर, सॉरी यहाँ लिखना भूल गया था, वे स्वर जो एक समान स्वरों के योग से बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सजातीय स्वर। नाम ही लग रहा है सजाती अपने जात की है, अर्थात वे स्वर जो एक समान स्वरों के योग से बने हैं उन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं। अच्छा बताइए, ये 3 स्वर हैं जो अपने एक समान स्वरों के योग से मिलकर बने हैं कि नहीं? यही क्या है? आपके सजातीय स्वरों के उदाहरण हैं। देखिए, आ और आ एक समान स्वरों के योग से मिलकर बन रहे हैं। आ हो गया, ई प्लस ई एक समान स्वरों के योग से मिलकर बन रही है, बड़ी हो गई है। उ और उ का योग करेंगे, बड़ा उ हो गया। एक समान स्वरों के योग से वे स्वर जो एक समान स्वरों के योग से बने हैं, मिलकर बने हैं या फिर एक स्वरों के योग से बने हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजातीय संधि स्वर कहते हैं। अब विजातीय संधि स्वर वे स्वर जो अलग अलग स्वरों की संधि से बने हैं। वे स्वर, इसका लिख लीजिए, वे स्वर जो अलग अलग स्वरों के योग से बने हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। बचा क्या है? देखिए, ये अलग अलग स्वरों के योग से आ और आ प्लस ई कर रहे हैं, ए आ का ए का योग कर रहे हैं, ए आ का उ में योग कर रहे हैं, ओ आ का ओ में योग कर रहे हैं, औ, अर्थात यही क्या है? आपका विजातीय स्वर। ये जो बचा है नीचे वाला, यही क्या है? विजातीय स्वर है। अर्थात देखिए, वे स्वर जो अलग अलग स्वरों के योग से मिलकर बने हैं कि नहीं? अलग अलग स्वरों के योग से मिलकर बने हैं। अलग अलग स्वर, अलग अलग स्वर, अलग अलग स्वर, अलग अलग, अर्थात उन्हें विजातीय संधि स्वर। जो अपने समान ही स्वरों के योग से मिलकर बने उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। यह हो गया संधि स्वर के भेद। 2 भेद थे, ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, तीसरा हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। जो तीसरा भाग है, तीसरा क्या है? जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर तीसरा भाग है स्वरों का वर्गीकरण। यह तीसरा भाग है जिह्वा के प्रयोग के आधार पर। ध्यान दीजिए, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और क्या है भैया? पश्च स्वर। इसके 3 भेद हैं। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों के वर्गीकरण तीसरा भाग है। जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है 3 भागों में किया गया है। अग्र स्वर, अग्र स्वर पहला है और दूसरा है मध्य स्वर है, और तीसरा जो है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वरों। ध्यान दीजिए, स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा के प्रयोग के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया 3 भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? ऐसा स्वर, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर ऐसे स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग प्रयुक्त होता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग प्रयुक्त होता है उसे अग्र स्वर। वे स्वर जिसके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है मध्य स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग प्रयुक्त होता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। तो अग्र स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग प्रयुक्त होता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग प्रयुक्त होता है
उसे हम क्या कहते हैं, अग्र स्वर कहेंगे। और मध्य स्वर किसे कहते हैं, मध्य स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है, जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर। और पश्च स्वर कहते हैं, किसे कहते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग प्रयुक्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर। इसके अंतर्गत अग्र स्वर के अंतर्गत कौन आएगा, ध्यान दीजिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग प्रयुक्त होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। अग्र स्वर के अंतर्गत ई आएगा, ई री ऋषि और ए आए। एक क्रम के अनुसार है, क्योंकि ई के बाद उ आता नहीं होता, तब री ऋषि ए आय होता है, इसलिए ई ए आय और री ऋषि। याद करने का जो क्रम है, ई री ऋषि ए आय, या फिर ई ए आय री, ई ए आय री, ई ए आय और री। इसके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग प्रयुक्त होता है। और मध्य स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है, यहाँ पर पश्च भाग प्रयुक्त होता है, यहाँ पर अग्र भाग प्रयुक्त होता है। अर्थात मध्य स्वर के अंतर्गत आएगा कौन, अ कहिए। अ कहने से न तो जिह्वा आगे जा रहे न तो पीछे जा रहे, अर्थात जिह्वा के मध्य भाग का प्रयुक्त होता है, इसलिए मध्य स्वर के अंतर्गत अ। जब मध्य स्वर अ हो गया, अग्र स्वर ई री ऋषि ए आय, ई री ए आय हो गया। अब जितने बच्चे वह किसमें चले जाएंगे, पश्च स्वर के अंतर्गत चले जाएंगे। पश्च स्वर में कौन हो जाएगा, आ हो जाएगा, उ हो जाएगा, उ हो जाएगा। री ऋषि तो लिख चुके हैं, इसलिए ए आय हो जाएगा, ए आय। और क्या बचा है, सॉरी ए आय लिख चुके हैं, आ उ औ हो जाएगा, ओ औ आ जाएगा, इनके अंतर्गत आ जाएगा। अर्थात पश्च भाग, आ कहेंगे जीभ का पश्च भाग, उ कहेंगे जीभ का पश्च भाग, ओ औ कहेंगे जीभ के पश्च भाग का प्रयुक्त होता है। अर्थात इसमें एक और आता है, आ आता है, आ पर चंदा है, जिसे क्या कहते हैं, आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं, जिसे आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं, यह भी आता है आपका किसमें, पश्च स्वर। देखिए अग्र स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग प्रयुक्त होता है, अग्र स्वर ई री ए आय। वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है, अ। पश्च स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग प्रयुक्त होता है, आ उ ओ औ, और एक आ होता है। यह आगत या ग्रहित स्वर कहा जाता है। चंदा होता है, बिंदी नहीं होती, यहाँ पर चंदा होता है, सिर्फ बिंदी नहीं होती, ठीक है। तो जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, जिह्वा के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप लोग लेकर लिख लीजिएगा। देखिए जब अग्र स्वर याद हो गया, मध्य स्वर याद हो गया, जो बचा है वह किस में चला जाएगा, पश्च स्वर में चला जाएगा। अब हम अगला जो भाग पढ़ेंगे, अगला जो हमारा भाग है वह चौथा भाग है, ओठों या मुखाकृति के आधार पर। इसको मिटा रहे हैं। चौथा जो हमारा स्वरों का वर्गीकरण है, सिर्फ इसमें लिखिएगा आप लोग, जो याद करिएगा, ई री ए आय, मध्य में अ, और जो बचा है वह पश्च में चला जाएगा। ये उदाहरण याद रखिएगा, थोड़ा परिभाषा जानते रहेंगे बढ़िया है। अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। इसके बाद चौथा हमारा है ओठों या मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ओठों या मुखाकृति के आधार पर, ओठों या मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ध्यान दीजिए, ओठ या मुख, ध्यान दीजिए, कुछ स्वरों के उच्चारण में
मुख से कुछ आकृतियां बनती हैं, कभी गोल बनती है, कभी नहीं बनती है, इसलिए इसे ओठों या मुखाकृति के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, 2 भागों में किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में है? जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया कितने भागों में किया गया? 2 भेद हैं, 2 भागों में किया गया है। पहला है वर्तुल या गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार। वर्तुल, वर्तुल या गोलाकार, वर्तुल या गोलाकार या वृत्तमुखी, अर्थात मुख से वृत्त बने, वृत्तमुखी या वृत्ताकार, अर्थात मुख से वृत्त का आकार बने। देखिए पहला जो भाग है वह क्या है? ओठों या मुख की आकृति के आधार पर। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख से वृत्त बनता है उसे ओठों या उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी या वृत्ताकार या गोलाकार या वर्तुलाकार। या ओठों या मुखाकृति के आधार पर जो स्वर के भेद हैं 2 हैं। अभी तक हम लोग पढ़ते थे वृत्तमुखी या वृत्ताकार या गोलाकार, लेकिन एक चीज और नाम है वर्तुल का आकार होता है, वर्तुलाकार, अर्थात जब मुख से वृत्त बनता है या वर्तुल का आकार कहा जाता है। दूसरा जो भेद है आवृत्तमुखी या प्रसिद्ध या आवृत्ताकार। आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी या प्रसृत, प्रसृत या आवृत्ताकार, अर्थात आवृत्ताकार, अर्थात सीधी सीधी सी बात है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख से वृत्त बने उसे वृत्तमुखी, और जिससे वृत्त न बने उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अभी तक हम यही पढ़ते थे वृत्तमुखी या आवृत्तमुखी स्वर, लेकिन वृत्तमुखी को वृत्ताकार या गोलाकार, एक नया नाम है वर्तुल, वर्तुल का आकार भी कहा जाता है, वर्तुल। और दूसरा है आवृत्तमुखी, आवृत्ताकार हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रसृत दे जाएगा तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए यह भी नाम आप जानते रहिए। देखिए सीधी सीधी इसकी परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण मुख से वृत्त या वृत्ताकार या गोलाकार या वर्तुल की आकृति बने उसे हम वर्तुल या गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार कहते हैं, जिससे वृत्त न बने उसे क्या कहते हैं? आवृत्ताकार कहते हैं। तो लिख लीजिए वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाते हैं, ओठ गोल हो जाते हैं, ओठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी, अर्थात वृत्त जैसी, अर्थात वृत्त जैसी आकृति बनती है, अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति बनती है, इसे लिख लीजिए। उसे हम क्या कहते हैं? वर्तुल या गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार। अभी तक हम यही नाम पढ़े थे, वृत्तमुखी या आवृत्तमुखी स्वर, लेकिन इसके भी अन्य नाम है, यह भी जानते रहिए। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तुल या गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आएगा कौन? उ, ओ, औ। देखिए इनके उच्चारण में हमारा जो मुख है ओ और वृत्त की आकृति ले रहा है कि नहीं, इसीलिए इसे वृत्तमुखी या वृत्ताकार या गोलाकार या वर्तुल का आकार कहा जाता है। आवृत्तमुखी स्वर सीधी सीधी बात है, लिख लीजिए वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति नहीं बनती है। लिख लीजिए वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होते हैं, ओठ गोल नहीं होते हैं। देखा नीडिल छेदा
लिखा हुआ रखा हुआ। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होते हैं, अर्थात वृत्त की आकृति नहीं बनती, अर्थात वृत्त की आकृति नहीं बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? अवृत्तमुखी या प्रसिद्ध या अवृत्ताकार कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन आएगा? अब जितने बचे हैं ध्यान दीजिए, इसके अंतर्गत कौन आएगा? इनको छोड़कर बाकी जितने बचे हैं वह किस में चले जाएंगे? अवृत्तमुखी में चले जाएंगे। आ इ ई ए आए ए आए ए आए, यह क्या हो जाएगा? आवृत्तमुखी या प्रसृत या आवृत्ताकार। यहाँ कह रहे होंगे आप लोग, थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा री किधर गया, री ऋषि किधर गया। एक टिप्पणी यह लिख लीजिए, री ऋषि है क्या, री ऋषि है क्या, टिप्पणी लिख लीजिए। टिप्पणी यही है कि री अर्धवृत्ताकार स्वर है। यह जो री है यह क्या है? अर्धवृत्ताकार स्वर है, अर्थात री के उच्चारण में आधा वृत्त बनता है, आधा वृत्त नहीं, अवृत्ताकार स्वर है। री क्या है? कहे होंगे री कहाँ, यहाँ नहीं लिखे, क्योंकि री क्या है? अर्धवृत्ताकार स्वर, अर्थात आधा वृत्त बनत आधा नाय बनत, अर्थात आधा वृत्तमुखी है, आधा अवृत्तमुखी स्वर है। इसीलिए री ऋषि जो है अर्धवृत्ताकार स्वर की श्रेणी में आता है। देखिए ओठो या मुखाकृत के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण था वह दो भाग थे, वर्तुल या गोलाकार या वृत्तमुखी या वृत्ताकार। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तमुखी या गोलाकार या वृत्ताकार या वर्तुलाकार। यही याद करना है आपको, यही याद करना, परिभाषा याद हो चाहे ना याद, लेकिन यह याद होनी चाहिए। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होते हैं, अर्थात वृत्त की आकृति नहीं बनती, उसे अवृत्तमुखी आ इ ए है। और एक बचा है जो री है, जो री है यह क्या है? अर्धवृत्ताकार स्वर है, अर्थात आधा वृत्त बनता है, आधा नहीं बनता है। तो यह था ओठो या मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा पांचवा भाग है, हमारा पांचवा भाग क्या? मुख के खुलने के आधार पर, मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो किया गया वह कितने भेद हैं? स्वरों को वर्गीकरण में 4 भेद हैं। मुख के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है कितने भागों में किया गया? 4 भागों में किया गया। तो 4 भाग हम यही पढ़ लेंगे, एक ही साथ में चारों भाग, 1 2 3 और 4 एक ही साथ में हम लोग देख लेंगे। देखिए पहला है समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर पहला है। समृद्ध स्वर है, अर्ध विवृत है, अर्ध विवृत रखिए, अर्ध विवृत वैसे रखा खोल के। तीसरा है विवृत स्वर, विवृत स्वर। और चौथा है अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध स्वर। देखिए समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, यही परिभाषा देख लीजिए। मुख के खुलने के आधार पर देखिए क्या है? समृद्ध स्वर है, अर्ध विवृत है, विवृत स्वर है, अर्ध समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जिसके उच्चारण में मुख न के बराबर खुलता है, अर्थात लगभग बंद रहता है। सीधा लिख लीजिए, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख न के बराबर, न के बराबर अर्थात लगभग, न के बराबर खुलता है, न के बराबर खुलता है, अर्थात
अर्थात लगभग बंद रहता है, अर्थात लगभग बंद रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। इसमें कौन आएगा? ई उ उ और क्या हो जाएगा? री। यही 4 स्वर आते हैं। समृद्ध में याद करिएगा, वे स्वर जिनके उच्चारण मुख न के बराबर खुलता, अर्थात लगभग, जब खुलबन करे तो लगभग कार है, वो बंद रहे, ई उ री, ई उ री, लगभग बंद बा, मुख खुल नहीं रहा है। अब आ जाइए अर्ध विवृत किसे कहते हैं? अर्ध मतलब आधा हो, विवृत मतलब वृत्त बन रहा है, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण मुख आधे से ज्यादा खुलता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से ज्यादा, मुख आधे से ज्यादा का होता, आधे से ज्यादा खुलता है, मुख आधे से ज्यादा खुलता है, उसे अर्ध विवृत कहते हैं। जैसे आ, आए, आओ, और यही आगत आई जाए, आगत वाला भी आ जाए, आगत या ग्रही स्वर। अर्ध विवृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से ज्यादा खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध विवृत। अ, देखिए मुंह बंद है, आ खुल रहा है, मुंह बंद है, आए, आए, आओ, आओ, देखिए खुल रहा है कि नहीं? आ, अर्थात अर्ध विवृत वे स्वर जिनके उच्चारण मुख आधे से ज्यादा, मुख आधे से ज्यादा खुलता है, उसे अर्ध विवृत कहते हैं। आ, आए, आओ और आ जिस पर चंदा है, आगत या ग्रहित स्वर। विवृत स्वर किसे कहते हैं? नमवज व विवृत, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, जब मुख पूरा खुले तो एक वृत्त की आकृति ले लेगा कि नहीं, इसलिए विवृत स्वर कहते हैं। तो लिख लिया, वे स्वर जिनके उच्चारण, जिनके उच्चारण मुख पूरा खुल जाता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, मुख पूरा क्या होता है? खुल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर। इसके अंतर्गत आएगा क्या? आ आएगा। देखिए आ कहने से मुंह, पूरा मुंह, आ, मुंह हमारा बंद है, खड़े हैं शांत होकर, आ कहने से मुंह खुल रहा है कि नहीं, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है, उसे हम विवृत स्वर कहते हैं। आ कहने से हमारा मुख पूरा खुल रहा है, अर्ध विवृत आधा खुलत रहा, और समृद्ध मतलब वे स्वर जिनके उच्चारण मुख लगभग का रहत रहा, बंद रहत रहा। जब ये समृद्ध व बंद व अर्ध समृद्ध मतलब आधा बंद रहे, तो लिख लिया, वे स्वर जिनके उच्चारण मुख आधे से कम खुलता है, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है, आधे से कम खुलता है। देखा है, लगभग बंद रहत रहा तो लगभग आधा खुलत बा, इसलिए अर्ध समृद्ध। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से कम खुलता है, उसे अर्ध समृद्ध कहते हैं। अब इसमें जो बचा होगा ए, और क्या बचा है? ओ, अर्थात देखिए ई उ री क्या है? समृद्ध है। ए और ओ क्या है? अर्ध समृद्ध। अर्ध विवृत ए आए औ हो गया, और आगत या ग्रहित स्वर है। विवृत क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण पूरा मुंह खुल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब विपरीत पूरा वृत्त बनत बा, आधा वृत्त बनत बा है, लगभग बंद रहत बा, और आधा का होत बा, खुलत बा। इसलिए समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? सिर्फ यही याद करना है। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? अर्ध विवृत किसे कहते हैं? विवृत स्वर किसे कहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? यही याद करिएगा, स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लीजिए। एक और भाग है स्वरों का वर्गीकरण। या मुख के खुलने के आधार पर जो यह था, कौन सा भाग था? पांचवा भाग था, मुख के खुलने के आधार पर। जो चौथा भाग था ओठो या मुखाकृत के आधार पर था। तो हम पांचवा भाग पढ़ेंगे। पांचवा भाग हमारा क्या है? पांचवा हो गया, बल्कि ये पांचवा हो गया। पांचवा क्या था? मुख के खुलने के आधार पर। छठवा एक और है, उच्चारण स्थान के आधार पर।
स्वरों का वर्गीकरण जो है एक और भाग है छठवा यही था उच्चारण स्थान के आधार पर। इसको 6 बना लीजिएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। ध्यान दीजिए उच्चारण स्थान क्या है। सबसे पहले हमारा कंठ होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और क्या, ओष्ठ। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका है। इनके अंतर्गत कौन कौन आता है यही देखेंगे। कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, नासिका है। उसके बाद कंठ तालु है, कंठ ताल, उसके बाद कंठोष्ठ, कंठ और क्या हो जाएगा, ओष्ठ, कंठोष्ठ है ना। तो कंठ के अंतर्गत क्या आएगा, स्वरों का वर्गीकरण उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 6वां भाग है और अंतिम है। अर्थात कौन कौन से ऐसे स्वर हैं जिनका उच्चारण कंठ से कहते हैं, आ और आ। ऐसे स्वर है जिनका उच्चारण हम किससे करते हैं, कंठ से किया जाता है। ई और बड़ी, इसका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं, तालु से करते हैं। ई और ई। मूर्धा के अंतर्गत क्या आता है, री आता है, क्योंकि इसके उच्चारण में जिह्वा हमारी मुड़ जाती है, भागल से हवा जो होती है घर्षण करके बाहर निकलती है, इसलिए री का उच्चारण कहाँ से किया जाता है, मूर्धा से। दंत कौन है, ध्यान दीजिए स्वर में कोई भी दंत नहीं। ओष्ठ क्या है स्वर में, उ और उ, उ। ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। नासिका कौन है, नासिका कोई नहीं है, स्वरों में नासिका नहीं होती। अनुस्वार है और विसर्ग है। अनुस्वार है, क्या है, विसर्ग है, वो अलग चीज है, क्योंकि हम 11 स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। अगला है कंठ तालु। कंठ और तालु के अंतर्गत कौन आएगा, ए और आय। पूछा जाए ए और ए क्या है, कंठ तालु है। ओ अव है क्या, ओ और अव है क्या, कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ है। यही है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो यह हमारी जो क्लास थी यह स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित थी। स्वरों के वर्गीकरण हमारे विचार कर रहे हैं, भाग 2 कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल का नाम है हर्ष एजुकेशन पॉइंट। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग अवश्य करें। देखिए यह जो था स्वरों का वर्गीकरण, हमारे 6 भेद थे, 6 भेद हम पढ़ चुके हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ और आ, ताल, ई और ई, मूर्धा में री, दंत कोई नहीं होता है स्वर में। ओष्ठ के अंतर्गत उ और उ, नासिका स्वर में कोई नहीं है। कंठ और ताल ए अय है। कंठ और ओष्ठ क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। कंठ तालु है, ए अय है क्या, कंठ और ताल। अगर एक ही पूछ दिया ये है क्या, कंठ है, कंठ तालु है, अय क्या है, ये भी कंठ तालु है। कंठ और ओष्ठ, कंठोष्ठ भी कहीं कहीं देता है, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ ऐसे लिखे है। इसका विग्रह करेंगे कंठ धन ओष्ठ होगा, कंठ धन ओष्ठ होगा। इसलिए ओ क्या है, कंठोष्ठ है, औ क्या है, ये भी कंठोष्ठ की श्रेणी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार प्रश्नों में। तो ये हमारी क्लास थी स्वरों को वर्गीकरण से संबंधित। कल हम लोग जो है वर्ण विचार से संबंधित भाग 3 लेकर वर्ण विचार भाग 3 या पार्ट 3 लेकर कल हम आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होंगे। आज यहीं पर यह क्लास ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। धन्यवाद।